डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए हम फिजिक्स क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 लेकर चल रहे हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें कराएंगे परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए। तो आइए चलते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। माने जब बिजली प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा, तो उससे हम चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर पाएंगे, जैसे चुंबक में गुण होते हैं। तो यहाँ देखेंगे जब किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाता है, चालक मतलब किसी तार में जब धारा का प्रवाह किया जाता है, तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी वो जो चालक तार होता है जिसमें करंट फ्लो होती है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव का गहन अध्ययन ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑरस्टेड ने क्या प्रयोग किए, तो आप देखेंगे इस डायग्राम की सहायता से। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस, प्लस की तरफ से धारा जा रही ए से बी की तरफ, और इधर सर्किट पूरा कर रही है कुंजी, और यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं जिससे धारा घट बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, ए से बी की तरफ धारा बह रही है, तो ये जो चुंबकीय सुई लगी हुई है नॉर्थ साउथ, ये किधर को मुड़ेगी, इस साइड को, यानी उसके विपरीत दिशा में। जब धारा ए से बी की तरफ जाएगी तो ये चुंबकीय सुई ऐसे थी, ये ऐसे मुड़ेगी इस तरफ को, और अगर धारा जाएगी बी से ए की तरफ तो चुंबकीय सुई आएगी इस तरफ को, यानी विपरीत दिशा में। तो आप जान गए होंगे कि धारा के चलने की विपरीत दिशा की तरफ जो है चुंबकीय सुई मूव करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड्स लॉ। दाएं हाथ का नियम क्या है, आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। यदि किसी चालक को दाएं हाथ में चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाए, जैसे एक तार है, चालक तार, पी से क्यू की तरफ धारा बह रही है, तो क्या होगा, अंगूठा धारा की दिशा को, माने ऐसे इसे पकड़ेंगे तो अंगूठा जो है धारा की दिशा दिखाएगा, यानी कि इधर को धारा जा रही है, और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। अंगूठा धारा की दिशा को और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं, माने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। इसे जो है राइट हैंड्स लॉ यानी दाएं हाथ का नियम कहते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एम्पियर के तैरने का नियम। एक वैज्ञानिक एम्पियर थे, उन्होंने तैरने का नियम बताया कि जैसे ये पानी भरा है और आदमी ये है तैर रहा है इस साइड को, और धारा भी किधर को बह रही है, कोई तार है उसमें धारा बह रही है ए से बी की तरफ, तो चुंबकीय सुई किधर को मूव करेगी, फिर से इस दिशा में मूव करेगी। देखो इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक पानी में उसी दिशा में तैर रहा है जिस दिशा में चालक तार ए बी में धारा बहती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव तैराक के बाएं हाथ की तरफ विक्षेपित होता है। बायां हाथ मतलब बायां हाथ किधर को है, ये इधर को पानी पीछे की तरफ करेगा भाई, तो बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, ऐसे विक्षेपित होगा। समझ गए भाई, सीधा ये तैर रहा है ना, ऊपर सर है इसका, तो बायां हाथ उधर वाला हुआ ना, और ये हुआ तुम्हारा राइट हैंड, तो वो किधर की तरफ विक्षेपित होता है, बाएं हाथ की तरफ। इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक पानी में उसी दिशा में तैरा जिधर ए बी में धारा बह रही है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव तैराक के बाएं हाथ की तरफ विक्षेपित होता है। इसे कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम या एम्पियर के तैरने का नियम। आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, चुंबकीय बल के सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं। देखो ये एक्स वाई एक तल है और एक जेड है तल है, यहाँ पे ये थीटा है और ये क्यों आवेश है, ये वी वेग से गतिमान है। माना क्यों एक आवेशित कण है जो वी वेग से एक्स जेड तल में गतिशील होते हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है और एक गतिशील है। तो देखेंगे जिसके साथ थीटा होता है उस लाइन को वी कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि ये वी वेग से चलता है। जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन थीटा लेते हैं। यहाँ वी था तो इधर वी कॉस थीटा और इधर वी साइन थीटा। आगे कैसे सूत्र निर्माण करेंगे, तो देखेंगे कि आवेशित कण पर जो कार्यरत चुंबकीय बल होता है कैपिटल एफ,
वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी। समीकरण नंबर 1। फिर चुंबकीय बल, यही चुंबकीय बल आवेशित कण पर कार्य चुंबकीय बल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। क्यों के समानुपाती होता है? इक्वेशन सेकेंड। चुंबकीय बल वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है, यानी F समानुपाती V साइन थीटा। भाई यही तो लंबवत है, यही तो लंबवत माना जाएगा थीटा से दूर, और ये तो होगा क्षैतिज पढ़ाई वाला, तो V साइन थीटा के। तो समीकरण 1, 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड V गेट हम क्या प्राप्त करेंगे? F समानुपाती Q V और एक और V ऊपर क्यू V साइन थीटा, क्यू V साइन थीटा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के एक नियतांक लगाएंगे तो हो जाएगा के क्यू V साइन थीटा। यदि के बराबर 1 मान ले वायु निर्वात के लिए तो यह बराबर क्यू V साइन थीटा, या यदि हम साइन थीटा हटाना चाहें तो क्यों तो अदिश राशि तो बाहर रहेगा। V और B के बीच तीव्रता और वेग के बीच दोनों सदिश राशि हैं, इसलिए वेक्टर लगेगा। बल भी हमारा सदिश राशि है। तो ये चुंबकीय बल के सूत्र की स्थापना हो गई। ये न्यूमेरिकल याद रखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू F इक्वल टू सूत्र क्यू V साइन थीटा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे इसमें से। तो यह बराबर क्यू V साइन थीटा है। यदि हम थीटा 90 डिग्री रख दें तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो यह बराबर आ जाएगा क्यू V। यहाँ से B निकालने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो F के नीचे जाएगा क्यू V आवेश और वेग। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरी बनाना चाहें परिभाषा, तो अगर क्यू बराबर 1 कूलम आवेश ले लें, वेग ले लें 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चुंबकीय बल के बराबर होती है, तुल्य होती है, जब इकाई परिमाण का आवेशित कण, इकाई परिमाण मतलब 1 कूलम का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इकाई वेग से मतलब 1 मीटर पर सेकेंड वेग से गति करता है। फिर देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। मात्रक इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो बी बराबर फार्मूला फिर से F बटे क्यू बी। F का क्या होता है? बल का न्यूटन, क्यों आवेश का कूलम, वेग का मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा? न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 बटे कूलम बटे मीटर, और बटे वाला सेकेंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो आ गया किलोग्राम बटे कूलम इंटू सेकेंड। और मुझे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद रखना है, टेस्ला, SI मात्रक याद रखना है। टेस्ला CGS में गॉस होता है, टेस्ला में 10⁴ जो है गॉस होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मात्रक है टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद रखेंगे और फार्मूला भी। तो हमने टॉपिक करवाया, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए नेक्स्ट टॉपिक अच्छा टॉपिक है चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण। कोई पूछे चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ऐसे है इसमें, तो इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है। चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार दर्शाई जाती है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली को परस्पर लंबवत रखा जाए, माने अंगूठा को और ये तर्जनी उंगली और ये मध्यमा उंगली बीच वाली तीनों को लंबवत रखा जाए, ये दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो अंगूठा चुंबकीय बल को, अंगूठा किसको दर्शाएगा? चुंबकीय बल की दिशा को, और बीच वाली यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, और मध्यमा उंगली वेग या धारा को प्रदर्शित करेगी। तो तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली को परस्पर लंबवत रखा जाए तो अंगूठा चुंबकीय बल को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, और मध्यमा उंगली आवेशित कण के वेग को दर्शाती है। इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, यानी रोक करके बैक करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? यदि हम ऐसे हथेली को फैलाएं है, तो यह इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की हथेली को चित्रानुसार फैलाया जाए तो अंगूठा धारा की दिशा को, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व हथेली के लंबवत
चुंबकीय बल का निर्धारण किया जाता है। जैसे ये हमारी हथेली है, तो अंगूठा किधर, धारा की दिशा को, उंगलियां हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, और जो हथेली है हथेली के ऊपर माने ऐसे जो है, ऐसे हथेली हो ये, तो इसके ऊपर जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जैसे हथेली है तो इसके ऊपर ऐसे जो ऊपर का हिस्सा होगा माने हाथ के ऊपर, तो ये दिखाएगा बल की दिशा को। तो आप जान गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखते हैं लॉरेंज बल, लॉरेंटज फोर्स किसे कहते हैं। तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलकर विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, माने कहाँ से निकलकर, चुंबकीय क्षेत्र से निकलकर विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो आवेशित कण पर निम्न बल कार्य करते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय बल तो उस पर कार्य करेगा, साथ में विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो विद्युत बल भी, विद्युत क्षेत्र भी जो है विद्युत बल भी कार्य करेगा, तो इस पर दो बल कार्य करेंगे, उसको लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युत बल यानी एफ ई बराबर क्यू ही होता है, चुंबकीय बल एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको क्यू बी बी साइन थीटा पहले से पढ़ के आप आए हैं। तो लॉरेंटज फोर्स यानी लॉरेंटज फोर्स कितना आएगा, विद्युत बल और चुंबकीय बल क्यू ई प्लस क्यू बी बी साइन थीटा, इसमें क्यू ले लेंगे कॉमन, मैंने क्यू बी बी साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बाहर बी क्रॉस बी, बेग गुणे तीव्रता, तो क्यू कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस वी, ये हो गया लॉरेंटज फोर्स। आइए जानते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। वह मशीन जिसकी सहायता से, साइक्लोट्रॉन क्या एक मशीन है, वह मशीन जिसकी सहायता से भारी व धनावेशित कणों को, जो भारी कण होते हैं जो धनावेशित होते हैं, उनको उच्च ऊर्जा व उच्च वेग के साथ त्वरित किया जाता है। हाई वेलोसिटी और हाई जो है के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ, उच्च वेग के साथ और उच्च हाई एनर्जी के साथ त्वरित किया जाता है, उनको गतिमान कर दिया जाता है, त्वरण प्रदान कर दिया जाता है। जैसे अल्फा का 2 हीलियम 4 और प्रोटॉन 1H1 और ड्यूट्रॉन 1H2। इनको सिद्धांत ये कैसे कार्य करता है, तो साइक्लोट्रॉन लॉरेंज बल सिद्धांत पर आधारित है। लॉरेंज बल का मतलब इसमें विद्युत बल भी कार्य करेगा, चुंबकीय बल भी, जिसमें विद्युत बल का कार्य चक्रों की संख्या को बढ़ाना होता है। विद्युत बल का क्या करता है, उसके चक्कर की संख्या को बढ़ा देता है, जबकि चुंबकीय बल का कार्य आवेश को वृत्ताकार पथ पर घूर्णन प्रदान करना होता है। चुंबकीय बल क्या करता है, आवेश को वृत्ताकार पथ पर घूर्णन प्रदान करता है तेजी के साथ, और विद्युत बल क्या करता है, चक्करों की संख्या बढ़ा देता है और तेजी के साथ वो क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं, बाहरी कक्षा से निकलकर दूर चले जाते हैं जहाँ भेजना होता है। आइए जानते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट लॉ, माना एक्स वाई धारावाही चालक है, ये देखो धारावाही चालक बना लिया एक्स वाई, जिसमें आई एम्पेयर की धारा ऊर्ध्वाधर दिशा में बह रही है। इसमें आई एम्पेयर की जो है धारा ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ बह रही है। नंबर 1, बायो-सेवर्ट के अनुसार बिंदु P पर, यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया गया है, यहाँ पर छोटी लंबाई dl ले ली गई है, थीटा कोण लिया गया है, r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। तो बायो-सेवर्ट के अनुसार बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, dl लिया है लंबाई तो db ही तीव्रता होगी। चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होती, समानुपाती, db समानुपाती I, समीकरण नंबर 1। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता db अल्पांश dl के समानुपाती होता है, छोटे से लंबाई के समानुपाती, समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश dl व बिंदु P के स्थिर सदिश वेक्टर r के मध्य बने ज्या कोण के समानुपाती होता है, ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता db अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समीकरण नंबर इसे जो है 4 देंगे। तो पहला देखा, पहला तीव्रता किसके समानुपाती थी, धारा के, दूसरी बार तीव्रता लंबाई के, अल्प लंबाई के, तीसरी बार तीव्रता इस वाले थीटा साइन थीटा के, और चौथी तीव्रता 1/r², माने ये जो दूरी दी है r इसके व्युत्क्रमानुपाती होती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आगे देखेंगे समीकरण 1, 2 और 3, 4 से देखेंगे तो dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन r² आएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो के नियतांक लगाएंगे, क्या आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। विशेष प्रयोगों के आधार पर के का मान म्यू0 अपॉन 4 या न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁻7 Nm/A², जहाँ म्यू0 क्या निर्वात की चुंबकशीलता है, तो यहाँ के की जगह रख देंगे, तो dB बराबर म्यू0 अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये हो गया। अगर हम संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें B बराबर, तो dB का करना पड़ेगा समाकलन,
dv का अर्थात म्यू नॉट अपन 4 पाई r dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर का। तो ये तो नियतांक है म्यू नॉट अपन म्यू नॉट आई, धारा भी एक समान बहेगी, साइन थीटा भी और 4 पाई भी, आर स्क्वायर भी। केवल हमें समाकलन करना पड़ेगा dl यानी लंबाई का। अब वो कौन सी लंबाई होती है, तार कैसा है, बेलनाकार है या कैसा है, तो उस पर निर्भर करेगा। यहाँ पे आपकी हेडिंग यही होती है, dv बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आर dl साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है तो ये देखो, इसकी जगह म्यू नॉट अपन 4 पाई की जगह 10⁻⁷ रख सकते हैं। तो ये हमने आपको करवा दिया बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में शंट प्रतिरोध, शंट रेजिस्टेंस। जब किसी धारा मापी में धारा परास से अधिक प्रवाहित होती है, जैसे हमारा एक जो है लगा हुआ है धारा मापी गैल्वेनोमीटर, तो इसमें क्या है, इसमें सुई लगी होती है, वो बताती है कितने एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, 0, 10, 20 या 10, 20 जो भी। तो जब किसी धारा मापी में धारा परास से अधिक प्रवाहित होती है, जैसे इसका परास है 20 से 20 तक मान लेते हैं, तो अगर परास से ज़्यादा प्रवाहित होगी तब तो ये जो सुई है ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे एक स्टॉप पिन लगी होती है, तो ये सुई स्टॉप पिन से बार बार क्या करेगी, टकराएगी, क्योंकि ये तो आगे जाना चाहेगी सुई। तो जब किसी धारा मापी में धारा परास से अधिक प्रवाहित होती है तो संकेतक अपनी परास से बाहर चला जाता है और बार बार स्टॉप पिन से टकराता है। ये जो स्टॉप पिन बनाई हमने है, ये वाली सुई से बार बार टकराती है, जिससे संकेतक के टूटने व धारा मापी के जलने का भय रहता है। संकेतक टूट सकता है, बहुत पतला होता है, पतली सुई होती है, वो टूट सकती है। धारा मापी जल भी सकता है, ज़्यादा धारा बहेगी। अतः संकेतक को टूटने से बचाने के लिए व धारा मापी को जलने से बचाने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध की कुंडली संयोजित कर दी जाती है, जिसे शंट प्रतिरोध कहा जाता है। शंट प्रतिरोध के रूप में तांबे का तार प्रयोग में लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम की सहायता से, जैसे ये T1 था यहाँ पे और ये T2, ये दो हैं, पेंच मान लो या कुछ भी सर्किट मानो, यहाँ से यहाँ धारा जा रही थी, तो ये गैल्वेनोमीटर बता रहा था कितनी धारा जा रही है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें लगा दिया गया एक शंट, यहाँ से एक शंट प्रतिरोध लगा दिया गया है। तो अब क्या, अब धारा आई जा रही है, तो इसमें IG इधर चली जाएगी, तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस IG, जो शंट से गुजर जाएगी और यहीं पे धारा T2 के पास पहुंच जाएगी। धारा इधर से IG आएगी तो फिर I माइनस IG और उसमें प्लस IG जुड़ेगा, तो प्लस IG माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, टोटल धारा यहाँ आई T2 के पास पहुंच जाएगी T1 से होती हुई। लेकिन डायरेक्ट नहीं गई, डायरेक्ट जाती तो धारा ज़्यादा थी, तो गैल्वेनोमीटर उसको सहन नहीं कर पाता और इसकी स्टॉप पिन टूट सकती थी, इसलिए कुछ धारा इधर से निकल गई और बाकी ज़्यादातर धारा इधर से निकल गई और यहाँ के टोटल फिर से पहुँच गई। अच्छा, धारा का फार्मूला क्या होता है, धारा का फार्मूला होता है विभव बटे प्रतिरोध ओम के नियम से B बटे R। तो यहाँ IG धारा है गैल्वेनोमीटर में IG, और विभव V और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G। ओम के नियमानुसार क्या पढ़ा हमने, B बराबर I इंटू आर, आई टोटल इंटू आर टोटल, तो B बराबर I टोटल तो I हो गई। R कैसे निकालेंगे इसके बीच में, यहाँ देखो दो प्रतिरोध हैं, एक G एक यस, शंट प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो यहाँ जो है इसको निकालेंगे, तो यहाँ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है समांतर क्रम में, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP यहाँ पे पैरेलल मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोध, 1/G गैल्वेनोमीटर का और 1/S शंट का। तो यहाँ क्या करेंगे, S एक कम S और G एक कम G, आगे से सॉल्व करेंगे तो S प्लस G अपॉन GS। अब क्या है, RP 1/RP है, RP ऊपर कर लो एक नीचे, तो RP बराबर कितना आएगा, इसको भी उल्टा करेंगे, GS ऊपर और G प्लस S नीचे, तो यहाँ पे टोटल R रख दिया गया GS अपॉन G प्लस S। अब ये तो V आ गया और मुझे क्या चाहिए था IG, तो IG निकालेंगे तो B बटे G ये है, तो V के मान रखेंगे I इंटू GS अपॉन G प्लस S, I इंटू GS अपॉन G प्लस S, और नीचे G पहले से मौजूद था तो G से G हो गई कैंसिल, तो कितना बचा S बटे G प्लस S इंटू I। तो ये आ गई गैल्वेनोमीटर में धारा। अच्छा, हमने कहा कि शंट प्रतिरोध जो लगाया जाता है वो धारा मापी में समांतर क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में अगर शंट प्रतिरोध लगा देंगे तो और धारा रुकेगी, तो जल्दी से गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा ही बहना बंद हो जाएगी, यानी धारा ही
नहीं आएगी अगर शंट को श्रेणी क्रम में लगा देंगे, इसलिए शंट सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ देखेंगे धारामापी का रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे तो धारामापी का रूपांतरण किस में होता है? धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, यानी धारामापी को अमीटर बना सकते हैं। अमीटर क्या होता है? अमीटर वह उपकरण जो धारा का मापन करता है, अमीटर कहलाता है। अमीटर धारा को मापन करता है, कितने एम्पीयर की धारा बह रही है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य, यानी जब शून्य प्रतिरोध होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा जाएगी और पूरी धारा का शुद्ध मापन कर पाएगा। लेकिन अभी तक कोई आदर्श अमीटर नहीं बना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसे 2 बार लिख गया है। वोल्ट मीटर में परिवर्तन, धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तन कर सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? वह उपकरण जिसकी सहायता से विभव का मापन किया जाता है। वह उपकरण जिसकी सहायता से विभव का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर कहलाता है। अमीटर से धारा का मापन, वोल्ट मीटर से विभव का मापन। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को सदैव जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसी के साथ हमने इस पूरे लेसन को इस वीडियो में कवर कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुन करके आप उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं और जो है नोट्स भी बना सकते हैं। हमारे चैनल से यदि आप जुड़े रहते हैं तो आप सभी नोट्स पाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। और भी अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमने नंबर दे रखे हैं, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपके जीवन में तमाम खुशियाँ आएँ और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। जल्दी ही हम जो है अच्छे अच्छे टॉपिक करवाने के बाद बोर्ड पेपर भी इसी पे करवाएंगे। धन्यवाद।